नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बातों को लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। सबसे पहले तो उत्तराखंड की जनता को फंचा भर भर के बधाई कि धामी सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पुगा दिया है। सूचना विभाग इन दिनों इसी बात का डंका पीट रहा है, अखबार इसी पर बलिहारी जा रहे हैं और सरकार ने भी सभी जिलों में इसे इवेंट बनाकर खूब रुपये घाम लगा दिए हैं। कई जगह तो मुख्यमंत्री जी खुद भी रोड शो कर रहे हैं और मंचों से बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में बल उन्होंने क्या क्या फरकाया है और जल्दी ही बाकी का बचा भी वो फरकाने वाले हैं। उन्होंने बहुत कुछ फरकाने की संपूर्ण जानकारी आपको सूचना विभाग के पेज के माध्यम से दे दी है, या इस विभाग द्वारा पोषित अन्य सोशल मीडिया पेज और अखबारों में भी आप इन्हें देख सकते हैं। वैसे अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए सरकार ने एक पूरी विकास पुस्तिका भी छपवा मारी है, ताकि आप लोगों को विकास खुजाने में कोई दिक्कत ना हो। अपने आसपास आपको भले ही अपेक्षित विकास दिखाई न दे, लेकिन इस पुस्तिका में शर्तीय विकास की गंगा बहती हुई नजर आएगी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर हमारे सूचना विभाग ने एक मजेदार जानकारी और भी दी, जिसका आशय ये दर्शाना था कि धामी सरकार की पॉपुलैरिटी कितनी कमाल की है। सूचना विभाग ने एक स्क्रीनशॉट दिखाते हुए जो लिखा, उसे आप उन्हीं के शब्दों में देखिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के सफल 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हैशटैग धामी के 3 साल बेमिसाल के साथ हजारों लोगों ने ट्वीट किए और धामी सरकार को सेवा, सुशासन और विकास के इन 3 वर्षों के लिए शुभकामनाएं दी। लगातार बढ़ते समर्थन और जनता की भागीदारी के कारण हैशटैग धामी के 3 साल बेमिसाल एक्स पर ट्रेंड करता रहा और टॉप पोजीशन पर बना रहा। ये उत्तराखंड सरकार की नीतियों और जनता के विश्वास का प्रमाण है। ये न केवल सरकार की उपलब्धियों को उजागर करता है, बल्कि जनता के विश्वास और समर्थन को भी दर्शाता है। आहा, क्या कमाल की बात बताई है सूचना विभाग ने। बल आईटी सेल द्वारा पैसे लगाकर कुल जमा 1100 पोस्ट से ट्रेंड करवाए गए इस हैशटैग से पता चलता है कि जनता के बीच धामी सरकार कितनी विश्वसनीय और लोकप्रिय है। पर निर्भागी जनता पर भी ऐसे कांडे लगे हुए हैं कि उन्होंने इसी पोस्ट में सूचना विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी। पोस्ट पर कुल 225 तो रिएक्शन आए, उसमें से भी 120 ने हाहा रिएक्ट किया। जो रही सही कसर थी वो लोगों ने इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सरकार की चपट करके रांडीबाजी करते हुए पूरी कर दी। गढ़वाली में एक पखाना है, बल बिरणी पीठिम खौ और हगद्दा गीत लगाओ। सरकार का अपने कार्यकाल की वार्षिकी मनाना बिल्कुल ऐसा ही होता है। जनता की थिचवाणी बना चुके नेता हर साल उन्हीं के पैसे से उन्हें रोड शो दिखाते हैं, पोस्टर बैनरों से शहर को पाट देते हैं, जनता को विकास पुस्तिका टाइप एक रिपोर्ट कार्ड भी थमा देते हैं जो उन्होंने खुद ही बनवाया होता है। इस पूरी परिघटना को ऐसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास कुछ लोग आएं, आपके हाथ पैर जोड़ें कि अगले 5 साल तक आप उन्हें मौका दीजिए अपने सारे काम करने का, और वो सब कुछ अव्वल दर्जे का बनाकर आपको दे देंगे। लेकिन जब आप उन्हें मौका देते हैं तो वो आपके काम करवाने के नाम पर अपनी पीढ़ियां तक की व्यवस्था सुनिश्चित करने लग जाते हैं। अपने सगे संबंधियों को नौकरियों से लेकर ठेकों तक में फिट कर देते हैं। आपकी समस्याओं को सुनने के लिए महीनों तक आपको मिलने तक का समय नहीं देते। और इस सब से जब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं तो आपके ही पैसों की छरवाली लगाते हुए आपके ही घर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगवा देते हैं कि उन्होंने आपका काम कितने अच्छे से किया है। ऐसी व्यवस्था के बीच कहीं लोकतंत्र में आपका विश्वास कम ना हो जाए, इसलिए वो लोग जिन आलीशान महलों में रहते हैं उनका नाम जरूर वो सेवक सदन रख देते हैं और खुद को भी मुख्यमंत्री कहने की जगह मुख्य सेवक कहने लगते हैं। है ना कमाल का लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र में सिर्फ हमारा प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जो हर साल सरकार की वार्षिकी पर जनता के बीच पहुंचकर ऑनेस्ट फीडबैक लेता हो, या फिर एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो कि पत्रकार आएं और अनस्क्रिप्टेड सवाल पूछें। बल्कि अब तो नई प्रथा चल निकली है कि इन्फ्लुएंसर बुलवाकर अपने अनुसार ही सवाल पूछवा लिए जाएं कि कोदे की रोटी ज़्यादा अच्छी है या धबड़ी रोटी, और इंटरव्यू की इतिश्री करवा ली जाए। पत्रकारों का सामना ही न किया जाए, और पत्रकार तो छोड़िए, उत्तराखंड में तो सदन भी ऐसे चलाया जाता है कि उसमें कभी सोमवार ही नहीं आने दिया जाता, ताकि वहां भी विपक्ष के विधायकों को सवाल पूछने का मौका न मिले। बस सूचना विभाग से पोषित वैध अवैध पेजों और अखबारों से ही छवि चमकाने का काम निरंतर चलता रहता है। लेकिन यह भी सच है
कि सरकारें चाहे जितने भी जतन कर लें, आखिरकार जनता को मालूम होता है कि झूठू की जिम्मेदारी सदन ही नहीं रहती। सत्ताधारी दल के कई नेताओं का स्वागत करने के लिए तो उत्तराखंड की जनता अब कंडाली लौफियां कर तैयार बैठी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं उस मुद्दे पर जो अब प्रदेश में लगातार विकराल होता जा रहा है। मुद्दा एक नए ध्रुवीकरण का, जिसने कई लोगों को पहाड़ी बनाम मैदानी में बांट कर रख दिया है। 3 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री ने भी ये बात दोहराई और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद या जातिवाद की बात करता है तो वो न सिर्फ आंदोलनकारियों के संग अन्याय करता है जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बल्कि अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। आइडियली ये कितनी अच्छी बात है। ऐसा ध्रुवीकरण और बांटने वाली राजनीति किसी भी समाज के लिए घातक ही होती है। लेकिन धामी जी जब ये बात कहते हैं तो क्यूटनेस इतनी ओवरफ्लो करने लगती है कि तर 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 के लग जाते हैं और कहावत याद आती है कि अपड़ा तो बल जुआनी दिखेना और हैकत है बुना कि त्वे पर अट्टा पुण्या। जिस राजनीतिक पार्टी की आधारशिला ही ध्रुवीकरण हो, वो दूसरों को कह रही है कि ध्रुवीकरण अच्छी बात नहीं। सीधे सीधे कहें तो इसका आशय ये है कि पहाड़ी मैदानी नहीं करना चाहिए, हाँ हिंदू मुसलमान करो तो चलेगा। यही इस वक्त भाजपा का डर भी है कि प्रदेश में पनप रहा ये नया ध्रुवीकरण उनके वाले ध्रुवीकरण पर हावी हो रहा है और उनकी स्थिति 90 के दशक में आने वाले निरमा सुपर के विज्ञापन जैसी हो गई है, जब वही ध्रुवीकरण, वही सस्ती लोकप्रियता और वही उग्रता कम मेहनत में मिले तो कोई हिंदू मुस्लिम क्यों ले, पहाड़ मैदान न ले। इस नैरेटिव के बीच मान गए आपकी पारखी नजर और नए ध्रुवीकरण दोनों को, ये कहते हुए कई नए ध्रुव खड़े हो रहे हैं। हर कोई खुद को ज्यादा पहाड़ी घोषित करने की जुगत में है और इसके काउंटर में ज्यादा मैदानी भी लामबंद हो रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दल ये जानते हैं कि सिर्फ इस ध्रुवीकरण के चलते प्रदेश की सत्ता हासिल नहीं हो सकती। उत्तराखंड में कोई भी दल सिर्फ पहाड़ी वोटों के आधार पर बहुमत लायक सीटें नहीं पा सकता, फिर इससे समाज में माहौल खराब जो होगा वो अलग। लेकिन जिन लोगों या दलों के पास खोने को कुछ भी नहीं है, उनके लिए ऐसा ध्रुवीकरण ही वो ताकत है जो उन्हें सुर्खियां भी दिला रहा है और सूट भी कर रहा है। इसे कुछ कुछ वैसा ही मान लीजिए जैसा 90 के दशक में भाजपा के साथ होता था। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने भाजपा को धीरे धीरे 2 सीटों से उठाकर सैकड़ों सीटों तक पहुंचा दिया। अब पहाड़ी मैदानी की राजनीति में कई लोग वही संभावनाएं तलाश रहे हैं। यहां 2 बातों के अंतर को रेखांकित करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का निर्माण ही पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए और उनकी खराब स्थिति को सुधारने के लिए हुआ था। पहाड़ी समाज के उत्थान के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने शहादत दी थी और पहाड़ी अस्मिता का सवाल भी इसमें हमेशा से शामिल था, जिसका एक मजबूत झंडा बरदार उत्तराखंड क्रांति दल हुआ करता था। यूकेडी ने शुरुआत से ही पहाड़ और पहाड़ियों की चिंताओं को मजबूती से उठाया था, लेकिन उनकी लड़ाई इतनी सधी हुई थी कि उसने कभी भी लोगों को पहाड़ी और मैदानी में नहीं बांटा। उनका नारा ही था कि रहे चमकता सदा शीर्ष पर, ऐसा उन्नत भाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ। ये एक समावेशी नारा था जिसमें पृथक राज्य की मांग भी थी, लेकिन कहीं भी अलगाव की गुंजाइश नहीं थी। आज यूकेडी से जुड़े जो लोग मैदानी लोगों को मारने और काटने के लिए खोखरी निकालने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने ही संस्थापकों की ओर देखना चाहिए, जिन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को अपना आदर्श माना था और गैरसैंण को अपनी राजधानी घोषित करते हुए उसका नाम चंद्रनगर रखा था। वहां गढ़वाली की आदमकद मूर्ति स्थापित की थी। यूकेडी के संस्थापक उन चंद्र सिंह गढ़वाली को अपना आदर्श मानते थे जिन्होंने निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। अंग्रेज अफसर ने जब गढ़वाली 3 राउंड फायर के आदेश दिए थे तो अपनी जान की फिक्र किए बिना और खुली बगावत करते हुए चंद्र सिंह गढ़वाली ने गढ़वाली सीज फायर का उद्घोष कर दिया था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की रणनीति को चंद्र सिंह गढ़वाली ने एक झटके में धराशायी करके रख दिया था। सांप्रदायिक सौहार्द के ऐसे प्रतिनिधि यूकेडी के संस्थापकों के आदर्श थे, लेकिन आज उसी पार्टी के लोग अपना धरातल तलाशने के लिए सारे आदर्शों को तिलांजलि देते हुए ध्रुवीकरण की उग्र राह पर निकलने को आतुर होने लगे हैं। हुलिगन्स वाली अप्रोच के साथ कुछ दिनों की सुर्खियां तो मिल सकती हैं और यह भी संभव है कि यह ध्रुवीकरण गहरा हुआ तो इसकी हिंसक लहर पर सवार होकर कुछ लोग चुनावी बैतरणी पार भी लग जाएं। लेकिन पहाड़ के सवाल इतनी हल्की राजनीति से कभी नहीं सुलझने वाले। अब सवाल उठता है कि फिर पहाड़ के सवाल हल कैसे होंगे, तो इसका जवाब भी यूकेडी के संस्थापकों द्वारा बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट में तलाशा जा सकता है। आज नेपथ्य में जा चुकी यूकेडी अगर अपने ही 90 के दशक के चुनावी घोषणा पत्र को खंगाले तो पहाड़ के सवालों को पूरी तार्किकता के साथ उठा सकती है।
यूकेडी ने कभी पहाड़ में परिसीमन से लेकर तमाम अन्य मुद्दों पर बहुत गहराई से शोध किया था और राज्य की परिकल्पना को एक मजबूत स्वरूप दिया था। उन्होंने यहां तक बताया था कि उत्तराखंड में 23 जिले होने चाहिए। चंपावत, डीडीहाट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, नैनीताल, पंतनगर, काशीपुर, चमोली, मंदाकिनी, पौड़ी, लेंसडाउन, रामगंगा, उत्तरकाशी, रवाई, टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार और चंद्रनगर यानी गैरसैंण। उन्होंने ये भी कहा था कि ये 23 जिले 4 कमिश्नरियों में होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विकास खंडों की संख्या भी 150 से 180 होना बताई थी और विधानसभा की सीटों की संख्या भी 105 बताई थी। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये दस्तावेज यूकेडी ने तैयार किया था, जिसमें राजधानी का सवाल भी बिल्कुल स्पष्ट था, शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल भी, भू कानून और पहाड़ की आर्थिकी का भी, कृषि और बागवानी का भी, चकबंदी और पर्यटन का भी, जल संसाधन और वन संसाधन का भी, उद्योग और कुटीर उद्योग का भी और प्रवासियों से लेकर सामाजिक धार्मिक सौहार्द की बात भी इसमें स्पष्ट लिखी गई थी। साल 1987 का ये कविता पोस्टर ही देखिए, जिसे यूकेडी के गुंजन सिंह गुंजियाल ने बनाया था। उसी साल 23 नवंबर के दिन दिल्ली के बोट हाउस क्लब में यूकेडी की रैली भी हुई थी, जिसमें शामिल होने के लिए गुंजन सिंह गुंजियाल सुदूर गुंजी गांव से दिल्ली तक पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे थे। इस कविता को पढ़कर भी समझिए कि यूकेडी कैसे उत्तराखंड की मांग कर रही थी और राज्य मांगने के लिए उनकी लड़ाई का स्वरूप भी कैसा था। प्रदेशों में भारत का ये आदर्श बनेगा, एक दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। ऋषियों की ये धरती है, इसे स्वर्ग बनाओ, सब झूम के कह दो कि उत्तराखंड बनाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ भाई, मजहब की लड़ाई यहाँ अब तक नहीं आई। ये चैन अमन का नया इतिहास बनेगा, एक दिन तो बनेगा उत्तराखंड बनेगा। इस जंग में सभी को आना ही तो होगा, जो सो रही है सरकार जगाना ही तो होगा। उठो पहाड़ वासियों अब जाग भी जाओ, संघर्ष करो अपने अधिकारों को पाओ। घर घर से जहां वक्त का तूफान उठेगा, उस दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। कहते हैं कई गोली व बारूद निकालो, कहते हैं कई हिंसा को हथियार बना लो। इस तरह हम लड़ेंगे तो निर्दोष मरेंगे, गांधी की राह पर ही उत्तराखंड बना लो। हिंसा से नहीं, यह तो अहिंसा से बनेगा, एक दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। अगर धैर्य की अवहेलना सरकार करेगी, जो आज है जिंदा तो वो कल तो मरेगी। फिर पैदा कोई भगत सिंह आज़ाद सा होगा, फिर पैदा कोई अशफाक व सुखदेव सा होगा। आखिर में तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, उस दिन तो बनेगा ही उत्तराखंड बनेगा। ये भी गौर कीजिए कि इस कविता को यूकेडी के जामिन अली खान ने लिखा था, जो उस दौर में पिथौरागढ़ के पार्टी महासचिव हुआ करते थे। तत्कालीन सरकार से बगावत की बात भी जब इस कविता में आती है तो ध्रुवीकरण की राह पर नहीं, बल्कि सांप्रदायिक, क्षेत्रीय और जातीय एकजुटता के साथ ही आती है। ऐसी लेगेसी वाली पार्टी जिसके पास आज से 30 साल पहले भी पहाड़ के लिए शानदार ब्लूप्रिंट था, उस पार्टी के नाम पर आज हुड़दंगी हो रही है। असल में पहाड़ के सही मुद्दों के लिए लड़ना, कम होती खेती की जमीन, बिकते हुए पहाड़, टूटी कमर वाली शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, जमीनों की पैमाइश, परिसीमन, भू कानून, रोजगार और पहाड़ के समग्र विकास की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है जो संघर्ष और समर्पण मांगती है। जबकि पहाड़ की लड़ाई के नाम पर पहाड़ी बनाम मैदानी का ध्रुवीकरण करना और सरनेम देखकर किसी का कॉलर पकड़ लेना या किसी को धमका देना आसान है और जल्दी सुर्खियां भी देता है। तो यहाँ भी निरमा सुपर वाला ही मामला बन जाता है कि जब वही सफेदी, वही चमक कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। हालांकि यूकेडी जैसी पार्टी को ऐसा करते हुए देखना कम से कम उन लोगों को तो अखरता ही है जो राज्य बनने से पहले के पार्टी के संघर्ष, इसके समर्पण और इसके संस्थापकों की समृद्ध विरासत से परिचित हैं। खैर, राजनीति अब वैसे भी आदर्शों का खेल कहाँ ही रह गई है। वैसे तो पहले भी आदर्श तो नहीं ही थी, लेकिन हाँ, इतना बिजोग भी पहले नहीं पड़ा था। इस दौर में तो भारत ही क्या, पूरी दुनिया में ध्रुवीकरण की राजनीति का उभार हो रहा है और पॉपुलिस्ट इश्यूज का जोर है। तो फिर उत्तराखंड भी उससे अछूता कहाँ ही रहने वाला है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको चचा गालिब याद आने लगे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, तो इतना निराश होने की ज़रूरत भी नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में कुछ खामियां हैं तो कई खूबसूरतियां भी हैं, जो समय समय पर ऐसे नायक भी पैदा करती हैं कि वो पटरी से उतरती नजर आ रही लोकतांत्रिक व्यवस्था को वापस पटरी पर ले आते हैं। फिर उत्तराखंड में तो क्षेत्रीय दल के संस्थापकों ने बड़ी ही समृद्ध विरासत छोड़ी है, जिसे भले ही आज उतना बल नहीं मिल रहा, लेकिन कभी तो उन्हें सही संदर्भों में खंगाला ही जाएगा।
ये ज़रूर है कि जितना जल्दी खंगाल लिया जाए प्रदेश के लिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि 2.5 दशक बाद जो राजनीतिक माहौल प्रदेश में बन रहा है, जो वैक्यूम यहाँ पैदा हो रहा है, उसे कोई ना कोई तो भरेगा ही। बतौर नागरिक आप और हम ये ध्यान रखें कि चकड़ैतों की फौज को समय समय पर धुपड़ा दिखाते रहें और उनके चौल पूछते रहें। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को लेकर यूकेडी के जिस विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र आज हमने किया, उस पर भी जल्द ही हम अलग से एक विशेष कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे, ताकि पहाड़ की चिंताओं को सही संदर्भों में और सही समाधानों के आलोक में समझ सकें, ताकि हम ये भी समझ सकें कि पहाड़ की असल चिंता पहाड़ी बनाम मैदानी की हल्की बहस से कहीं आगे की लड़ाई है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया, पैलाग, नमस्कार।